हेलो, मैं हूँ डॉक्टर संजय। मैं इंदौर के प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और जैसा कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जितना बड़ा इस एग्जाम का नाम है ना, उतना ही ज्यादा डर एक एफएमजी के दिल में होता है जब तक एग्जाम उसकी क्लियर नहीं होती। और इस बार का 2025 का अपने जून का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, बहुत ही कम पासिंग परसेंटेज रहा इस बार। और जो लोग पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर कोई एमपी से इंटर्नशिप करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बार फेल हो गए हैं। तो देखो, इस रिजल्ट में दो कैटेगरी के लोग होंगे, जो एक तो 120 के 130 के नीचे रिलाय कर उनके मार्क्स आए हैं, और एक जो 130 35 के ऊपर जो उनके मार्क्स है, वो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है। बस एक दिन खराब या कोई सिली मिस्टेक ऐसी हुई उस कारण वो लोग फेल हो गए। ठीक है, अब आगे क्या करें? अब हो गए, चलो फेल हो गए, कोई बात नहीं। अब एग्जाम तो हमें निकालना ही है। तुम ये सोचो कि जो फर्स्ट टाइम अभी प्रिपेयर करने वाला है उससे तो तुम कई गुना ज्यादा तुम पढ़ चुके हो। बस तुम्हें पता है, तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट ऐसे वीक थे जिनके कारण तुम्हें एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। बस उन्हीं सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, और जो स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट है उनको अच्छे से रिवाइज करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस एक अपना खुद का टाइम टेबल सेट करो। टाइम टेबल ऐसा कि एक सिटिंग बैठ रहे हो तो एक सिटिंग मिनिमम 3 घंटे की होनी चाहिए। 3 घंटे के पहले आप अपनी कुर्सी से नहीं उठोगे, अपने स्टडी टेबल से नहीं उठोगे। ठीक है, उसके अलावा रही बात कौन सा चैप्टर कितनी बार पढ़ना है, किसके कितने रिवीजन करने हैं, कितने क्वेश्चंस किसके लगाने हैं, कितने जीटीज देने हैं, ये तुम खुद डिसाइड करोगे। किसी और की स्ट्रेटेजी पे कभी मत जाना। किसी और से इंस्पिरेशन ले सकते हो तुम, उसका तरीका देख से उसके तरीके से कुछ सीख सकते हो, पर कभी किसी का तरीका फॉलो मत करना। देखो, पांचों उंगलियां हाथ की अलग अलग होती है। हर इंसान की सुपर पावर अलग होती है। किसी की कितनी रिकॉलिंग पावर होती है, किसी की कितनी होती है, किसी में क्या ज्यादा स्ट्रांग है वो एक बार देख के याद कर ले रहा है, और किसी को बहुत ज्यादा रिवीजन लग रहे हैं। तो ये किसी और के टाइम टेबल पे कभी रिलाय मत करना। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, अपने खुद के टाइम टेबल को फॉलो करो, और अपने खुद की स्ट्रेटेजी बना के पूरे 6 मंथ का पूरा प्लान बना के रखो, और उसी चीज को फॉलो करो, और एक सोर्स पे रहो। हमेशा इधर से उधर स्विच करने में ही टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, और अभी से जीटी देना चालू करो। आपकी कैपेबिलिटी जितनी हो मंथ की जीटी देने की, उतनी से स्टार्ट करो। अभी जितना हो सके उतनी जीटी दो, और आगे जाके टाइम के साथ अगले एग्जाम आने तक उस जीटी के नंबर को बढ़ाओ कि एक मंथ में कितने जीटी दे रहे हो आप। तो लास्ट में आपका होना चाहिए हफ्ते का एक जीटी तो होना ही चाहिए। लास्ट के 2 मंथ में आपके हफ्ते के एक जीटी आपको कंपलसरी देने हैं। तो सबसे एक और बात की, लोग क्या करते हैं, एक नोट्स बना लिए, उसका एक रिवीजन नोट्स बना लिए, और उसके भी एक और शॉर्ट्स नोट्स बना लिए। तो एक सब्जेक्ट के एक ही सोर्स के 3-3 नोट बने हुए, 3-3 कॉपियां हैं। हर बार आप 3-3 कॉपियां खोल के देखो कोई चीज ढूंढने के लिए। ऐसा कभी मत करना। एक नोट्स पे रहो हमेशा, उसी नोट्स को फॉलो करो। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप हाइलाइटर से मार्क कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीजें मुझे इन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो बार बार एक ही कॉपी को खोलोगे, भले आपको रिवीजन करना है, आपको शॉर्ट रिवीजन करना है, तो हाइलाइटर वाली मार्क वाली चीजें देख लो बस, पर एक ही नोट्स बनाओ। क्योंकि ज्यादा नोट्स बनाने से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आपने खुद 3-3 नोट बना रखे, 3-3, एक शॉर्ट नोट है, एक मेन नोट से, और एक उसके भी अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि आपको ही लास्ट में कंफ्यूजन होगा कि ये चीज मैंने पढ़ी तो है, पर मेरे किस शॉर्ट नोट्स के कौन से वाले पेज पे लिखी है ये मुझे पता है, पर मुझे याद नहीं आ रही है। पर जब आप एक ही पेपर से बार बार एक ही कॉपी को बार बार पढ़ के देखोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद अपने बताऊं, मेरी रिकॉलिंग पावर बहुत ही खराब है। तो और अभी क्या करना है, अभी मेन आपके वीक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अपनी एक लिस्ट बनाओ, कहाँ आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, और कहाँ कौन से सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए थे। देखो, अभी से सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। लोग बोलते हैं मैं अभी से फार्मा छोड़ दूंगा, अभी से फिजियोलॉजी छोड़ दूंगा, मुझे इन पर ध्यान ही नहीं देना है। कई लोग पीएसएम को दोषी देते हैं, पीएसएम को दोष देते हैं कि इनसे तो क्वेश्चन ही नहीं बनते, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। तो अभी कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। देखो, सब्जेक्ट कब छोड़े जाते हैं, लास्ट के 1 मंथ में, जब हमें पता है बस हमें रिवीजन और क्वेश्चंस करने सबसे ज्यादा, और हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है। तब कोई सब्जेक्ट या तो कोई पार्ट छोड़ा जाता है कि नहीं यार, अभी इसको फ्रेशली कब से कब पढ़ूंगा, इसको मैं इसको छोड़ देता हूँ, जो पढ़ा है उस पर ध्यान देता हूँ, उसके रिवीजन करता हूँ लास्ट में। क्योंकि तब फ्रेश पढ़ के आप बाकी जो पढ़ा है उसको भी खराब कर रहे हो, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो लास्ट में एग्जाम प्रेशर में आपको याद नहीं आएगी चीजें, और वहीं सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, तो अभी से कोई सब्जेक्ट मत छोड़ो। जो सब्जेक्ट आपने पिछली बार अभी छोड़ दिए थे, इस बार जो छोड़ दिए थे, और इस बार जो सब्जेक्ट वीक थे, उन सब्जेक्ट पे अभी ध्यान देना चालू करो, और उन्हीं के रिवीजन अच्छे से रिवीजन करो, उनका अच्छे से नोट्स एक प्रिपेयर कर लो, उसी नोट्स पे रिलाई करो। और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उनको कभी मत छोड़ना। ऐसे कि हाँ, पढ़े हुए हैं अपने को तो याद है, अपने इसको आखिरी में देख लेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं, उनको भी रिवाइज करो। देखो, मैं अपने दोस्त की बात बताता हूँ कि जो मेरे साथ ही था और मेरा रूममेट था, और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था एग्जाम में फर्स्ट टाइम में। ठीक है, उस बंदे की आदत ऐसी थी कि वो पिछले हुए सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ता था। वो पिछले 2-3 हफ्ते में सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर चुका होता था। कैसे? वो बस खाली गो थ्रू जाता था, बस एक बार नोट्स खोल के देख लिए। उससे क्या है कि फ्रेश मेमोरी रहती है हर सब्जेक्ट की। तो आप कभी ऐसा होगा कि आपने आज सब्जेक्ट पढ़ा है और उसको 2 महीने बाद खोल के देख रहे हो वापस, एग्जाम के 2-3 महीने पहले वापस, तो ना ऐसा लगेगा कि यार सब चीजें नहीं हो गई, सारे नोट्स अपने ही बनाए हुए नोट्स अपने को पढ़ाई लग रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप बार बार उसको खोल के बस गो थ्रू जाते जाओगे,
अपनी आंखों से निकाल लोगे उस सारे नोट्स को खोल के, तो आपको सारी चीजें फ्रेश लगेगी। और सबसे बड़ी बात, मार्क करो उन सब चीजों को जो आपको हार्ड लगती, जो याद नहीं रहती, बार बार आप भूल जाते हो, उस पेज को बड़े से हाईलाइटर से मार्क कर दो, ताकि अगली बार पेपर खोला अपने नोट्स खोलोगे तो उस सब चीजों पर याद ध्यान जाएगा जो आपको पता है कि हाँ ये मैंने मार्क करी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ हर बार। मैं इस तरीके से मैंने 3 फिल्टर किए थे एक नोट्स के, कि फर्स्ट टाइम मैं जब जा रहा था तो मैंने एक कलर के सेम कलर के हाईलाइटर से पूरे नोट्स को मार्क किया कि ये मुझे भूलता है। अगली बार मैंने नए कलर का हाईलाइटर लिया और फिर मैंने वही मार्क किया कि इस बार मैं कौन सी चीजें भूल रहा हूँ। तो फिर थर्ड टाइम फिर मैंने, लास्ट बार में सबसे ज्यादा कम ऐसी चीजें थी जो मैं भूल रहा था, तो हर बार वो नंबर कम होता जाएगा। तो उसके कारण मैंने इस चीज को यूज किया। तो मैं एक ही नोट्स को बार बार खोल के देखता, तो मेरी उस नोट्स के साथ इतनी अच्छी दोस्ती थी कि मुझे याद रहता था कि हाँ यार ये वहाँ लिखा है। क्योंकि अपना मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया था क्लास में, क्योंकि मैं उस टाइम बीमार हुआ था। 2 से 3 दिन की क्लास मेरी आधी से ज्यादा पैथोलॉजी खराब हो गई थी। तो मैंने उसमें कुछ टाइम किया कि अपने दोस्तों की मदद ली, मैंने जितना था उतना कर लिया। और उसके बाद जब सब्जेक्ट खत्म हो गया तो मैं हर रोज आधा घंटा अपने दोस्तों, जो लोग अच्छे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग अच्छे थे, अच्छे प्रोफेशन में अच्छे पढ़ने में अच्छे थे, उन लोगों के पास जाता था। रोज 10 से 15-20 पेज उनसे पढ़ता था मैं कि मैंने नोट्स प्रॉपर बना लिए हैं, अब तो पढ़ा दे। अब उससे मैं ऐसा करते करते पूरी नोट्स को मैंने पढ़ लिया एक बंदे से, फिर मैं वापस रिवीजन करने जाता था। ऐसे करके मैंने 8 रिवीजन किए पैथोलॉजी के, क्योंकि मेरी वीक थी पैथोलॉजी, मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते ऐसे फैक्चुअल चीजें। उसके कारण ऐसी फैक्चुअल चीजें याद रखने के लिए, और ऊपर से मेरा छूट भी गया था, तो मैंने लोगों की मदद ली। हर रोज किसी न किसी के पास बैठ के 1 घंटे में मैंने तो आखिरी में मेरा इतना अच्छा था कि आधे घंटे में हमने 2 लोगों ने मिलकर पैथोलॉजी को अच्छे से रिवाइज किया था। और अपने दोस्तों की मदद करो, अपने दोस्त की मदद लो, क्योंकि आप जहाँ कमजोर हो कोई ना कोई वहाँ स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। और फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा रखो कि ये मान के चलो कि आपसे ज्यादा पढ़ने वाले होने चाहिए, ऐसे वाले फ्रेंड सर्कल में रहो हमेशा। और कभी किसी से पूछने में हिचको मत, हर कोई चीज समझ नहीं आ रही है अपने दोस्तों से पूछ लो, अपने दोस्तों से बार बार डिस्कस करो। रोज के 20 से 25 मिनट आप कोई ना कोई टॉपिक ऐसा रहना चाहिए डिस्कशन में। उससे कारण क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल चीज इतनी ज्यादा है, अपने 19 सब्जेक्ट पूरे उनको याद रखना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कर रहे हो तो तब हमें याद आता है कि नहीं यार ये बात उस दिन उस बंदे ने, हम डिस्कशन में उस दिन ये बात हमें बताई थी और ये उसके कारण याद रह गई। ऐसी कई चीजें होती है जो किसी बंदे के बातों से, किसी की शक्ल से याद रह जाती है। हमारे यहाँ पे हमने जो सिंड्रोम्स होते हैं, ये हमने एक दूसरे को सिंड्रोम के नाम दे कि तेरे को ये सिंड्रोम है, और उसका मजाक बना के एक दूसरे का, हर किसी के पास एक ना एक सिंड्रोम खुद के पास है कि ये इसको सिंड्रोम है। ऐसा करके हमने याद किया, तो उसके फीचर भी हमने मिलते जुलते ढूंढ लिए थे लोगों में। मजाक की बात है, पर एक टीचर को भी हमने एक सिंड्रोम दिया था, वो नाम नहीं बताऊंगा, बट उससे हमें चीजें याद रही कि हाँ अपने को क्वेश्चन आया था, अपने को फिर उस टीचर की शक्ल याद आ रही कि नहीं यार इसको अपने सिंड्रोम दिया था, इसमें क्या सिम्टम आए थे। तो ना चीजें रिलेट करो, वरना इतनी फोटोग्राफिक इमेजेस और ये इतने ज्यादा फैक्चुअल चीजें एकदम से याद रखना और 3.5 घंटे में याद आनी है तुम्हें, ये अपने पेपर एग्जाम टाइम में तुम्हें चीजें याद आनी है बहुत जरूरी है। और वही मिस्टेक होती है, क्योंकि ये तो बात है कि एफएमजी हर सबको पता है कि भाई पढ़ना है, सब पढ़ते हैं, सब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है, एग्जाम टाइम में रिकॉलिंग पावर अच्छी नहीं होने के कारण हम वहाँ भूलते हैं, वहाँ गलती होती है हमसे, और फिर वो छूट जाती है और हम घर आके जोड़ते हैं कि भाई हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं। फिर एग्जाम रिजल्ट आता है, फिर होते हैं यार भाई हमारे 30-40 मार्क्स कम हो गए, लोग ये भेदभाव कर रहे हैं क्या, कुछ है क्या। वो सिली मिस्टेक के कारण आपकी गलतियां हुई है ना। बातें सब सेम है, सारी कोचिंगों के नोट्स इवन सेम है, सबका कंटेंट भी सेम ही होता है, क्योंकि एग्जाम में तो वही आना है, सब लोग को पढ़ा रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस टीचर है हमारे अभी इस फील्ड में जो पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है कि कौन से टॉपिक से क्या पूछने वाला है, और वही चीजें पढ़ाते हैं। और मोस्टली कोचिंग के नोट्स भी सेम है, उसके बावजूद भी बच्चे इतने ज्यादा क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक ही बच्चा एक ही चीज को 4 जगह से देखने के चक्कर में पढ़ तो लेता है, उसको पूरा नॉलेज है, एक डॉक्टर है वो, और उसके बावजूद उसने 5 साल पढ़ के आया है। फिर और बात क्या है, आखिरी के दिन एग्जाम वाले दिन हम गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, है ना, उसके कारण फेल हो जाता है। 149 पे फेल हो गए आप तो फेल हो, अब फिर से तैयारी कर रहे हो, और 1 नंबर और आ गया तो आप डॉक्टर बन गए, अब इंटर्नशिप करोगे आप, तो बस 1 मार्क्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ये 1 मार्क्स का खाता है, सिली मिस्टेक्स खाती है, क्योंकि पढ़ के तो आप 150 के समथिंग ले आओगे, पर अगर सिली मिस्टेक कर दी तो वापस से आप 149 की रेंज में आ जाओगे, है ना। तो सबसे जरूरी रिवीजन है, रिवीजन इज द की। ये लोग मैं प्रिपेयर करता तब भी लोग बोलते थे ना, तो मुझे मजाक लगता था, पर जब मैंने अपने जीटी के स्कोर जब नहीं आ रहे थे प्रिपरेशन टाइम में, तब मैंने इस चीज पे ध्यान दिया और अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट किया, अपने वीक टॉपिक्स को, वीक सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चालू किया। मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद ली है, मैंने किसी के पास भी चले जाता था, मैं अपने जो जिसको मुझे पता है इस बंदे को अच्छे से आता है, मैं उसका दोस्ती कर लेता था, और उस बंदे से मैं अपनी, और मोस्टली सभी लोगों से दोस्ती थी। तो मेरे लाइब्रेरी में मेरा एक दोस्त था बाजू में, उस बंदे ने मेरे को 2 सब्जेक्ट पढ़ाए। अब सोचो, मैं पढ़ा हूँ क्लास में, फिर भी मुझे याद नहीं, उस बंदे ने बैठ के मुझे थोड़ा बहुत करके पढ़ा है। उस बंदे की किस्मत खराब थी, उसकी एग्जाम खराब हुई, वो जीटी में टॉप करता था, वो बंदा फेल हो गया 2 मार्क्स से। उसने अगले अटेम्प्ट में पास किया, पर मुझे पता था कि ये बंदा पास होना चाहिए था, पर वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई सिली मिस्टेक या कुछ ऐसी दिन खराब हो जाता है इंसान का कि फेल हो जाए, और ऐसे कई लोग हैं। और आप ये चीज समझो कि हाँ, ये किस्मत का फैक्टर भी होता है, किस्मत तैयार आपसे लड़ने के लिए, अगर आप अच्छे से फाइट करने जाओ, कभी हार भी जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले ने जहाँ लिखा है वहीं जाओगे, उतने ही अटेम्प्ट लगेंगे आपके। पर ऐसा नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें, हम पढ़ेंगे तो ही हम पास होंगे, और अच्छे से प्रिपेयर करके। तो किस्मत का फैक्टर है, मानता हूं मैं कि हाँ 146 के बाद या 145 के बाद जो भी बच्चे हैं, वो किस्मत उनकी बहुत कभी खराब हो जाती है, वो पेपर इस चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो जाती है और फेल हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी है,
पर अब डबल स्टार्ट करो और सब कुछ पढ़ रखा है तुमने, फुल प्रिपेयर्ड हो, बस इस चीज को छोड़ो मत, रिवीजन करते रहो। हर महीने तुम रिवीजन करो सारे सब्जेक्ट, अगर तुमने पूरा प्रिपेयर कर रखा है उसी चीज को हर महीने सारे सब्जेक्ट निपटा दो और हर महीने जीटीज दो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अगली बार फिर दो, फिर बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए। क्योंकि वो मेरा दोस्त फेल हुआ था, मुझे भी बहुत अखरा था, क्योंकि उस बंदे ने मुझे सब्जेक्ट पढ़ाया और मैं फर्स्ट टाइम में पास हो गया, वो बंदा कैसे फेल हो गया, क्योंकि मुझे भी बहुत उसकी बात अखरी थी कि भाई ये फेल कैसे हो गया, पर वो उसका कोई ना कोई सिली मिस्टेक रही होगी जिसके कारण वो फेल हुआ, और उस अगले अटेम्प्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स, उसके 190 के अबोव उसको मार्क्स आए थे और वो अच्छे से पास हुआ है और अगले अटेम्प्ट में ही पास हो गया। और नो मैटर उसने एग्जाम देने के आने के बाद भी बोल दिया था कि भाई ये वाला पेपर मेरा बहुत अच्छे से गया है, कोई भी गलतियां नहीं हुई है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो बंदा पास हो गया है ना। तो ये थोड़ा किस्मत का फैक्टर रहता है, पर हम किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रह सकते। देखो हमने चूज किया है अब्रॉड में जाना, हम पढ़ के आए, हमें डिग्री लेके आए, हमें इंडिया में रहना है, तो हमें पास तो करना पड़ेगा। किस्मत आए, एनएमसी आए, कोई सा गंदा पेपर लेके आए, नीट पीजी का कॉपी मारे, किसी का भी कॉपी मारे, किसी का पैटर्न आउट ऑफ द सिलेबस आए, हमें तो पास करना ही है। मेन यूट्यूब को आप कैसे यूज कर सकते हो, यूट्यूब से कोई चीजें रिवाइज कर रहे हो, कई टीचर से बहुत अच्छे से रिवीजन करवाते हैं, कई सारे टीचर ऐसे हैं जो रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे सर्जरी में एक सर ओमकार सर हैं, अपने एफएमजी हैं, उनका रिवीजन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद उनसे रिवाइज किया उनकी सर्जरी के टॉपिक से सारा। और उसके बाद और भी ऐसे कई टीचर है, फिजियोलॉजी के एक टीचर है, पैथोलॉजी और अपने माइक्रो की एक टीचर है, वो बहुत अच्छे रिवाइज करवाती है। मोस्टली बच्चे इन लोगों से रिवीजन वीडियो देखते हैं, पर ये है कि इनके रिवीजन वीडियो से आप रिवाइज करो अच्छे से, और उस वीडियो पे उसके नोट्स बना के उसको लेके मत बैठो, आप अपने मेन नोट्स पे रहो, बस यूट्यूब का यूज करो रिवीजन के लिए कि हाँ थक गए अपने नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते, आप यूट्यूब से इसको रिवाइज कर लिया टॉपिक को, तो आपके नोट्स से पढ़ा होगा, यूट्यूब से रिवाइज कर लिया, तो आप यूट्यूब के रिवीजन वाले नोट्स पे रिलाय मत करो, फिर उसके बाद अपने मेन नोट्स पे रखो, आप कुछ ऐड करना है अपने मेन नोट्स में ऐड करो, जितना ऐड कर जितना छोटा क्रिस्प कंसाइज रहेगा ना उतना अच्छा है। डॉक्टर प्रियांश जैन सर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम कंसाइज नोट्स बना के अपनी नीट पीजी क्लियर कर दी, अपनी कहानी भी हर बार सुनाते हैं, जो लोग उनसे पढ़ा उनको पता होगा, वो खुद भी ये बोलते हैं, उनके खुद के मेडिसिन के नोट देखोगे ना आप तो बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज है, और वो बोलते हैं इसी पर रिलाय करो, कोई मैटर नहीं। ऐसा है ऐसे तो आप अगर हैरिसन पढ़ने जाओगे तो इतने ज्यादा पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए अपने मेडिकल फील्ड में कभी पढ़ाई खत्म नहीं होती, कभी तो कंटेंट खत्म नहीं होता, पर हमें सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के टॉपिक से मेन, जो जिन पे एग्जाम में टॉपिक में क्वेश्चन आने वाले हैं, बस वही पढ़ने अच्छे से, और उन्हीं का एक चीज को बार बार रिवाइज करनी है। 10 चीजें एक बार पढ़ने से अच्छा एक चीज को 10 बार पढ़ो। अगर वो 10 चीजें आएंगी क्वेश्चन एग्जाम में, तो अगर आप एक बार पढ़े हो तो बहुत गलती होने के चांस है, पर वो एक चीज आएगी तो आपके गलती होने के बहुत कम चांस होंगे, आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये खुद में कॉन्फिडेंस रखना है और खुद पढ़ाई स्टार्ट करो, और जो गलतियां थी, जो सब्जेक्ट आपके वीकर है उनको लिख के चिपका दो कि भाई उसपे, और उसपे आगे टिक 4 बॉक्स बना दो कि भाई इसके 4 रिवीजन सबसे पहले करने मुझे, और हर रिवीजन के बाद उसपे टिक करो, एक माइलस्टोन अचीव होगा, आप खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और अच्छे से रिवाइज करो, रिवीजन इज द की। मैं पूरे वीडियो में बस एक रिवीजन पे ही फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि टीचर क्या है, कौन है, कहाँ का है, आप अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो या अच्छे कोचिंग सोर्स ले रखा है तो सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत क्वालिफाइड है, उन्होंने बहुत बच्चों को पास कराया है। हाँ, ये हो सकता है आपको किसी टीचर का तरीका पसंद ना आए, तो आपको जिस टीचर का ज्यादा अच्छा तरीका लगता है उससे पढ़ो, पर एक टीचर डिसाइड कर लो, सब टीचर अच्छे हैं, आपकी सारी स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं, हर स्ट्रेटेजी से कोई ना कोई पास होता है। कई लोग कोई ना कोई तो ऐसा भी होता है तुक्के में पास भी हुआ है, जिसने पढ़ाई भी नहीं करी होगी, तो उसकी किस्मत उसने तुक्के में पास कर लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है कि सब चीजें पॉसिबल है, हर एक स्ट्रेटेजी से आपका पास होना लिखा हुआ है, तो आप अपना खुद के कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। अभी यूट्यूब पे कई लोग आ जाएंगे कि हम आपको ये स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आप इससे पास हो जाएंगे, आप हमारे पास आइए। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तब उस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसे 2-3 लोग चल रहे थे कि भाई हम 1-on-1 करेंगे जूम पे, 500 रुपए एक बार का चार्जेस है, हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना के दे देंगे, तो आप इससे बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे, इस सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करना है। पूरा एक प्लान बना दिया उन्होंने कि 2 महीने में आपको 19 पे खत्म करवा दिया उन्होंने, 3-3 4-4 दिन दे देके, फिर उसके बाद रिवीजन भी करवा दिया उसका, फिर उसका सेकंड रिवीजन करवा दिया, बीच में जीटीज भी डाल दिए हैं। अब इतना सारा बल्क में उन्होंने ऐसा बना दिया और अपने को दे दिया, अब उसको फॉलो करने के चक्कर में कभी ये छूट रहा है, कभी वो छूट रहा है, कभी जीटी नहीं दिया, कभी 3 दिन में सब्जेक्ट भी खत्म नहीं हो रहा हमारा। इसके लिए खुद की कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाना बहुत जरूरी है, किसी और के स्ट्रेटेजी, किसी और के टाइम टेबल पे कभी रिलाय मत करना, खुद का टाइम टेबल बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक ऊपर से ओवरऑल बना लो तो हमें इतने दिन में खत्म होगा और इतने टाइम मेरा खत्म हो जाएगा सारा कुछ, है ना। और उसके बाद बस ये याद रखना है कि रोज के आप जो घंटे जितने आपको पढ़ाई के देने हैं, सुबह उठ के जितनी देर पढ़ने बैठना है शाम तक, बस वो फिक्स होना चाहिए। उस टाइम टेबल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी टाइम टेबल बनाओ, आप कितने भी एक सब्जेक्ट को दिन दे रहे हो, अब एक सब्जेक्ट को 7 की जगह 8 दिन दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपका मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम के पहले बहुत अच्छे सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, जीटीज भी दे दोगे आप, तो बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि इस सब्जेक्ट को इतने ही दिन देने पड़ेंगे, क्या एक दिन ज्यादा दे दिया तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। नहीं, आपको बस याद रखना है कि रोज आप जितना घंटा पढ़ रहे हो सुबह उठ के रात में सोने तक, वो सेम होना चाहिए रेगुलर। सब पॉसिबल है ना, और सब चीजें पॉसिबल है, आराम से स्कोर करोगे आप। अगर टेस्ट में 160, 150, 170 स्कोर कर रहे हो अभी, तो भी कोई बात नहीं, आप अभी बहुत टाइम है, पूरे 6 महीने हैं, आराम से अच्छा स्कोर करोगे। अब जीटी में भले आपके 200 नहीं आ रहे हो एग्जाम तक, भले आप 160, 170 ला रहे हो, आपका दिन अच्छा होना चाहिए, आपकी रिकॉर्डिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपके रिवीजन अच्छे होने चाहिए, आपकी किस्मत का पेपर आएगा। और आप भले 160 पे स्कोर कर रहे थे जीटी में, आप एग्जाम में उसके ऊपर जाके रुकोगे,
अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको क्या करना है, आपके एक ही नोट्स पे स्टक होके उसी को रिवाइज करते रहना है, उसी पे अटके रहना है और बस बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इंटरनेट पे मत जाओ, अच्छे से प्रॉपर टेस्ट सीरीज के जैसे टेस्ट लेके बैठो और सीरियसनेस के साथ पूरा टेस्ट दो, उसके बाद उसके आंसर चेक करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख कर लिया फिर उसके आंसर देखने जा रहे हो, एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, उस चक्कर में हमारी कभी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस नहीं बन पाती है। एग्जाम जीटी दो, प्रॉपर एग्जाम पैटर्न में जीटी दो शुरू से, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर हैंडल करने के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जो लोग 120 के नीचे है ना, वो जो लोग 120 130 के नीचे जो जिनके मार्क्स आए हैं, भाई आपकी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी बढ़ाइए, आपकी जीटी अच्छे बढ़ाइए और अपनी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप कहीं ना कहीं आप एक ही साथ 2-3 जगह सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे होगे या कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर रहा होगा, किसी को छोड़ दिया होगा, है ना। और ऐसी चीजें रही होगी। और लोग बोलते हैं यार कि एग्जाम के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा मुझे। यार देखो, पहली बात तो हम लोगों ने कुछ नीट यूजी में उखाड़ा नहीं, है ना, ताकि हमें यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सके। हम गए अब्रॉड, अपने माँ बाप का पैसा लगा के हम अब्रॉड से डिग्री करके आए हैं, एमबीबीएस डिग्री वहां की करके आए हैं। अब हम वहां सेटल होना नहीं चाहते, हम आना चाहते हैं इंडिया में वापस। उसके बाद हमें यहाँ परमानेंट लाइसेंस चाहिए, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है एनएमसी, और उसमें भी हम उसको तो भी दोष दे रहे हैं कि बहुत गंदा पेपर बना रहे हैं, हमारे लायक के पेपर नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द सिलेबस पेपर दे रहे हैं ये लोग। तो देखो, कुछ भी रीजन हो, वो लोग पेपर देंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। अब आपको जो करना है वो क्या है, पढ़ाई। अब उसमें भी आप कह रहे हो कि यार सिटिंग नहीं हो पा रही है इतनी ज्यादा लंबी, मेरी मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा एग्जाम के लिए, तो क्या मोटिवेशन मिलेगा? छोड़ दो ना फिर। वैसे ही छोड़ दोगे तो फिर आपके साथ वाले सब निकल जाएंगे और आप प्रिपेयर ही करते रहोगे 2-3-4 साल तक। 4 साल में डिग्री करिए और 5 साल तक प्रिपेयर करते रहना। मतलब मोटिवेशन किस चीज का मोटिवेशन चाहिए यार? अपने को पढ़ना है, इसके अलावा अपना कोई वजूद नहीं है। अपन 12वीं पास के बराबर है अभी, अगर एग्जाम नहीं निकला है तो एग्जाम निकाल के अगर आप एक ही झटके में अगर एमबीबीएस इक्विवेलेंट होना चाहते हो इंडिया में, तो पढ़ो ना, उसमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। और ये बाकी भारी मोटिवेशन तो टेम्पररी होते हैं कि भैया इसका इंस्पिरेशनल वीडियो देख लिया, इस बंदे ने इतना अच्छा स्कोर किया था, वो गरीब का बेटा ये बन गया, वो बन गया। ये सब चीजें बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है, एक दिन चलेगा। आप खुद का रीजन निकालो कि आपको ये क्यों करना है डॉक्टरी, क्यों ये एमसीआई पास करके क्यों बनना है डॉक्टर, आपके पीछे कौन है, आपके परिवार वालों कितनी उम्मीदें लगी हुई, ये सब चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, तब जाके मोटिवेशन आएगा। कोई टीचर कितना भी कोशिश कर ले क्लास में मोटिवेट करने के लिए, टीचर क्लास मोटिवेट इसलिए करता है ताकि वो आने वाले जो 6 घंटे क्लास के बचे हुए हैं उसमें स्टूडेंट फोकस ही उसको सुन सके, अच्छे से पढ़ाई करके घर जा सके, अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे सुन के समझ के जा सके, कोई चीजें छूटे ना, बस इसलिए। क्योंकि उसको भी पता टीचर को भी कि घर जाके इस बंदे को जो करना है वही करेगा। बस मेरा इतना मोटिव है अभी कि मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकूं, ये ना बोले कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, इसलिए फोकस से बैठ सके क्लास में। इसलिए टीचर इतने मोटिवेट करते हैं, बीच बीच में हर थोड़ी देर मोटिवेट करेंगे, बच्चे थक गए होंगे, है ना। तो वो सारे मोटिवेशन जो टेम्पररी होते हैं, 2 दिन में भूल जाओगे कि राजीव सर ने क्या बोला था, राजीव सर ने कौन सी स्टोरी सुनाई थी, कितना मोटिवेट किया था, हम बिल्कुल ही बूम हो गए थे, बिल्कुल पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो गए थे, बिल्कुल हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो गए थे। सब भूल जाओगे 2-3 दिनों में। मेरे साथ भी होता था, पर मुझे मेरा रीजन पता था कि मुझे क्यों एग्जाम पास करनी है, मेरे घर वालों की कितनी उम्मीदें लगी हुई है ना। मेरे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत है यार, या मुझे ये चीज एग्जाम पास करने के लिए मेरे पास सिटिंग नहीं हो पा रही, मेरी लाइब्रेरी में बैठ नहीं पा रहा हूँ कितने घंटे। मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं था तो मैं नाइट में रुकता था, मैं डे में अच्छे से पढ़ता था। मैं अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैंने बनाया और मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए था एग्जाम पास क्यों ना करूं मैं। तो अपना खुद का रीजन ढूंढो। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अभी भी, अगर आप सीरियस नहीं हो तो खुद झांके देखो भैया कि ऐसे ही प्रिपेयर करते रहना है कि अगले टाइम में एग्जाम पास करके डॉक्टर बनना है, इंटर्नशिप करनी है। तो बस ये खुद डिसाइड करो। कोई गुरु आपका आके हाथ पकड़ के नहीं चलना नहीं सिखाएगा। अब बड़े हो गए, अब अपन कॉलेज पास आउट हो गए, डॉक्टर बन गए हैं, अब हमें खुद का डिसीजन खुद देना पड़ेगा। एग्जाम पास करने के बाद आपके घर वाले आपको फोर्स भी नहीं करेंगे आप नीट पीजी करोगे, क्या कर रहे हो। उनको बस है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, उसके बाद की जर्नी आपको खुद डिसाइड करने की आपको नीट पीजी करनी है कि नहीं करनी है। मेरे साथ भी सेम है। मेरे घर वालों को वो इतना फोर्स नहीं है कि भाई तुझे सर्जरी ही करनी है, तुझे नीट पीजी करनी है, तुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है। उनको इतना है कि हाँ चलो ठीक है, अभी इतना कमाने खाना जितना हो गया है अभी, और ये कमा लेगा अपना। अब मेरे ऊपर मेरे खुद का प्रेशर है कि मुझे नीट पीजी की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है अपना फ्यूचर कि मुझे किस ब्रांच में घुसना है अब, तो वो मेरा मोटिवेशन है। इसलिए घर वालों को बस इतना चाहिए कि अभी आप एमसीआई पास हो जाओ, तो एटलीस्ट घर वालों के लिए ही एग्जाम पास कर लो। इतना है, घर वालों को एक गिफ्ट दे दो अच्छे से एग्जाम पास करके, यही आपका मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से तैयारी करो और आने वाले 6 मंथ को अच्छे से प्लान करो। और कोई शादी पार्टी दोस्तों के साथ घूमना थोड़ा कम करके एक 6 महीना अच्छे से बैठ जाओ और अच्छे से मोटिवेट हो जाओगे आप, और अच्छे से तैयारी करके एग्जाम क्लियर कर लोगे। थैंक यू सो मच। और आगे भी मैं ऐसा आता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, ठीक है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझसे जरूर डिस्कस करना, है ना। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ तक सुनने के लिए मुझे। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।